नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप लोग देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 54 तक प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे और हम लोग देख रहे हैं अलाउंसेस और एडवांस अमाउंट का से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, HBA मकान निर्माण अग्रिम लेने हेतु अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? तो अस्थायी कर्मचारी की न्यूनतम वर्ष की सेवा 10 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मकान का विस्तार करने हेतु अधिकतम HBA मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति की राशि कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1,80,000। अगला प्रश्न है, HBA मकान निर्माण की अग्रिम कटौती की कितने किस्तों में की जाती है? तो 240 किस्त में, जिसमें 180 मूल राशि एवं 60 ब्याज होता है। अगला प्रश्न है, मकान निर्माण अग्रिम पर निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो इस पे 8.5% निर्धारित दर है। अगला प्रश्न है, मकान निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए अधिकतम लागत सीमा कितनी है? तो अधिकतम 25 लाख होती है। अगला प्रश्न है, अराजपत्रित कर्मचारी को मकान निर्माण अग्रिम स्वीकृति करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो सक्षम अधिकारी DRM होता है। अगला प्रश्न है, अपर महाप्रबंधक को HBA की स्वीकृति प्रदान करने में कौन अधिकारी सक्षम है? तो इसका महाप्रबंधक अधिकारी सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, क्या केवल भूमि खरीदने के लिए मकान निर्माण अग्रिम राशि देय है? तो यस यानी हाँ, भूमि खरीदने के लिए ही मकान निर्माण की अग्रिम राशि देय होता है। अगला प्रश्न है, ऐसे रेल कर्मचारी जिसने बांध्याकरण स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करा रखा है, उसे भवन निर्माण अग्रिम के ब्याज दर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो उसे 0.5% की छूट दी जाती है। अगला प्रश्न है, रनिंग स्टाफ को बोनस भुगतान हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जाती है? तो उसका 0% की हिस्से की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि कर्मचारी बाह्य स्टेशन से रक्तदान हेतु आता है तो यात्रा भत्ता देय है। तो रक्तदान के लिए आता है तो उसे यात्रा भत्ता जरूर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता सबसे कब से स्वीकृत किया गया है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता 1 दिसंबर 1997 से स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, बाल शिक्षा भत्ता की वर्तमान दर क्या है? तो बाल शिक्षा भत्ता को 2250 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गैंगमैनों को प्रति रात्रि की दर से कितना नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस दिया जाता है? तो उसे 9 रुपये प्रति रात्रि के हिसाब से नाइट पेट्रोलिंग अलाउंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार अग्रिम पर ब्याज दर कितना है? तो मोटर कार अग्रिम ब्याज दर 12.5% होता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार अग्रिम किस वेतन पर मिलेगा? तो इसे केवल अधिकारियों वेतन रुपये 19,530 रुपये दिया जाता है, जिसमें वेतन और ग्रेड पे के जोड़कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय अवसर पर मोटर कार अग्रिम कितना देय है? तो इसे 1,60,000 रुपये का 8 माह का वेतन जो भी कम हो वो दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटी के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम कितने किलोमीटर यात्रा की जानी चाहिए? तो उसे 8 किलोमीटर यात्रा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निरंतर उपस्थित भत्ते की राशि कितनी है? तो 6,750 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से उसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम प्रतिनियुक्ति भत्ते की राशि कितनी है? तो 9,000 रुपया प्रति नियुक्ति भत्ते की राशि है। अगला प्रश्न है, किस नियम के अंतर्गत मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है? तो 1313 के अनुसार मूल वेतन का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विकलांग महिलाओं के लिए बच्चे की देखभाल हेतु विशेष भत्ते की राशि कितनी है? तो विशेष भत्ते की राशि उसे 3,000 रुपया प्रति माह के रूप में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है लेवल 3 से लेवल 5 तक के कर्मचारियों को देय राष्ट्रीय अवकाश भत्ता कितना है? तो उसे 477 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है उत्पादन नियंत्रण संगठन से में गैर पर्यवेक्षक वर्ग एवं कनिष्ठ इंजीनियर लेवल 6 के कर्मचारियों के देय भत्ता कितना है? तो उसे 15% वेतन पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है लेवल 5 तक के कर्मचारियों को निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय राशि कितनी है? तो उसे 25 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। अगला प्रश्न है निजी सामान स्थानांतरण करने हेतु देय न्यूनतम एवं अधिकतम राशि क्या है? तो उसे न्यूनतम 15 रुपया और अधिकतम 50 रुपया तक दिया जाता है। अगला प्रश्न है निश्चित चिकित्सा राशि कब शुरू किया गया? तो इसे 1 दिसंबर 1997 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है निरंतर उपस्थिति भत्ते किस पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है? तो उसे इनवैलिड पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है। अगला प्रश्न है लेवल 4 तक के ट्रैक मेंटेनर को जोखिम और कठिन भत्ते की राशि कितनी है? तो उसे 2700 रुपये के दिया जाता है जोखिम और कठिन भत्ते की राशि। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम घर किराया भत्ता कितना है? तो न्यूनतम 1800 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान दावा के अनुसार दावा के समय एनपीए को मूल वेतन का अंग माना जाता है? तो हाँ, इसे मूल वेतन का अंग ही माना जाता है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग में नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता क्या है? तो 20% नॉन प्रैक्टिस भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है लेवल 13 ए का सूचकांक मूल्य कितना है? तो 2.67 सूचकांक मूल्य होता है। अगला प्रश्न है रेलवे अस्पतालों में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को कितना नर्सिंग भत्ता दिया जाता है? तो उसे 7200 रुपया प्रति माह नर्सिंग भत्ता के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है आरपीएफ या आरएसपीएफ अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता दिया जाता है? तो उसे 20,000 रुपया प्रति वर्ष के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग में गाड़ी नियंत्रकों को कितना भत्ता दिया जाता है? तो उसे 5,000 रुपया प्रति मंथ के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है रनिंग स्टाफ को न्यूनतम ग्रांटेड किलोमीटर भत्ता दिया जाता है? तो उसे 120 किलोमीटर तक रनिंग अलाउंस दिया जाता है जो न्यूनतम है। अगला प्रश्न है 7वां वेतन आयोग में कितने वेतन मैट्रिक्स लेवल है? तो 18 वेतन मैट्रिक्स लेवल होता है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग ने इनमें से कौन से भत्ते समाप्त कर दिया गया है? तो इनमें त्यौहार अग्रिम, सतर्कता विभाग और ये सभी अलाउंस को समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग ऑपरेटर थिएटर भत्ता कितना है? तो ऑपरेटर थिएटर भत्ता 540 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से होता है। अगला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग में लेवल 8 तक के देय मरीज देखभाल भत्ता कितना है? तो इसका आंसर नहीं दिया है, तो यदि आप लोग को जानकारी हो तो इसे अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है निश्चित चिकित्सा भत्ता वर्तमान में कितना है? निश्चित चिकित्सा भत्ता 1000 रुपया दिया जाता है। अगला प्रश्न है कितनी अवधि के बाद दोहरी प्रभार भत्ता देय है? तो 45 दिन के बाद दोहरी प्रभार भत्ता दिया जाता है। अगला प्रश्न है रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र है यदि वह अपने मुख्यालय से दूरी पर है? तो यदि मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो वह कर्मचारी यात्रा भत्ता के लिए पात्र होता है। अगला प्रश्न है राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड का रख रखाव कौन करता है? तो सेवा रिकॉर्ड के रख रखाव लेखा विभाग अकाउंट डिपार्टमेंट रखता है। अगला प्रश्न है अधिकतम DCRG देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार कितना है? तो अधिकतम 20 लाख रुपया होता है। अगला प्रश्न है अधिकतम पेंशन कितना मिनिमम कंप्यूटेशन कर सकते हैं? तो 40% मिनिमम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है NPA नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता किसे दिया जाता है? तो वह भत्ता डॉक्टरों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है NPS कब से शुरू की गई थी? तो NPS 1
जनवरी 2004 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया था? तो 1964 में पारिवारिक पेंशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन कितना है? तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपया रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक पेंशन भोगी 91 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे बेसिक पेंशन की दर से अतिरिक्त पेंशन कितनी मिलेगी? तो उसे 40% पेंशन दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अनुमय कटौती नहीं की है? तो अनुमय कटौती भविष्य निधि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विभागीय गाड़ी कर्मी दल के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा देय है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से देय होता है। अगला प्रश्न है, HRA भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहरों के तहत कौन सा है? तो इसमें दिया है कि एक्स सिटीज़ के अंदर कौन सा शहर आता है। तो इनमें से पुणे जो है एक्स सिटीज़ के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, 1/7/2019 में महंगाई भत्ता कितना था? तो 1 जुलाई 2019 को महंगाई भत्ता 12% दिया जाता था। अगला प्रश्न है, पूरी सेवा काल में कितने संशोधित MSCP दिए जाते हैं? तो MSCP 3 दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता कितना था? तो 1 जनवरी 2019 में महंगाई भत्ता 17% हो गया था। अगला प्रश्न है, वाई श्रेणी शहरों के न्यूनतम मकान भत्ता कितना है? तो वाई क्लास के जो शहर है उनका 3600 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 बड़े बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता कितना है? तो 2 बड़े बच्चों के लिए शिक्षण भत्ता 2700 रुपया दिया जाता है जो प्रति माह देय है।